फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूजीसी नेट पर ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं 2 फरवरी से ही। और 2 मार्च तक जिसका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का। तो हम लोग आज हिंदी उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी पाठ्यक्रम में निबंध जो लिख दिया गया है उसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध हमें पढ़ना है, कविता क्या है, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कविता क्या है? मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता, कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जगत मतलब संसार। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग, क्षेम, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा यहाँ पर कि यूजीसी नेट में अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि उक्त यह कथन किनका है, कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह के कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम उस समय ये लिख सकते हैं कि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है से लिया गया है। मैं फिर से इसे दोहराती हूँ। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सोच को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है और उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। जैसे जगत में अनेक रूप रंग पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती है, कविताओं में भी भाव अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृति सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुप्त और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पट पर चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूस, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चीर सहचर रूप हैं। कवि निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं जिनसे हमारे प्राकृतिक सौंदर्य बना रहता है। खेत, ढुर्री, हल, झोपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना,
मेघ का बरसना, कुहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बाँह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। मनुष्य भी प्रकृति की रचना है, लेकिन मनुष्य ने अपने कृत्रिमता के प्रयास से बहुत सारे अनैतिक कार्य करने शुरू कर दिए हैं। इसका भी जिक्र इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। सभ्यता के आवरण और कविता, उसके आगे के टॉपिक पर जाते हैं। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो जो मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासना जन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और संतति की रक्षा तक था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया, और रक्षा के उपाय भी वासना जन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे वो उनकी रक्षा की, उनके डर की भी भावना बढ़ती चली गई। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसका क्रोध का विषय है, तो उससे तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा। पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय का थोड़ा रूप बदलकर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। जो संस्कृति विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगती है, उसे ही सभ्यता कहा जाता है। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारियों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। उससे इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा, तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसीलिए न कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ, मैं बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। यह हुआ प्राकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण।
इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तब उसे काव्य का उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कविरेति विवृत्ति मात्र निर्वाह हेण तम पद लाभ। देश की वर्तमान दशा का वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू के लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, और रुपए वाले बहुत कम हैं, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। निबंध क्योंकि लंबा है तो हम लोग इसको 2 पार्ट में, नहीं तो फिर 3 पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर उबाऊ हो जाएगा। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं और फिर इस वीडियो को आगे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।